आयरलैंड की एक भयंकर कहानी जो एक भुखमरी के रूप में शुरू हुई थी और जिसमें एक पूरे देश का दर्द छुपा था। 1845 में आयरलैंड में एक ऐसे महाभुखमरी की शुरुआत हुई जो सिर्फ एक खास फसल के खत्म होने से नहीं बल्कि एक पूरी सामाजिक और आर्थिक तबाही के रूप में सामने आई। ये कहानी है द ग्रेट आयरिश फैमिन की, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और लाखों लोगों ने अपना देश छोड़ा। ये महाभुखमरी सबसे पहले एक बीमारी की वजह से शुरू हुई थी जो पोटैटो ब्लाइट के नाम से जानी जाती थी। आप सोचिए, एक देश जिसका जीवन हर दिन सिर्फ एक फसल आलू पर निर्भर हो और वही फसल एक दिन बीमारी से तबाह हो जाए। ये वो पल था जब आयरलैंड की खेती की पूरी जिंदगी एक ही दिन में खत्म हो गई थी। जहाँ पहले लोगों के पास भोजन की कमी नहीं थी, अब उनके पास कुछ भी नहीं था। भूख का महा तूफान था और लोग हर दिन बेहोश होते जा रहे थे। इस भूखमरी ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी कि सिर्फ 7 सालों में आयरलैंड की 10 लाख से ज्यादा आबादी जान से हाथ धो बैठी। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर गिर रहे थे और हर तरफ भूख और बीमारी का सामना करते हुए उनकी लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं था। ये न सिर्फ एक भूखमरी थी बल्कि एक देश का दर्द, दुख और बदलाव का प्रतीक बन गई थी। इस भूखमरी की वजह से जो लोग बचे उन्होंने अपने देश को छोड़ा और दूसरे देशों की तरफ भाग गए। अमेरिका की तरफ एक बड़ा माइग्रेशन हुआ, जहाँ 1860 तक अमेरिका में आने वाले 81% इमिग्रेंट्स आयरिश थे। ये एक ऐसी कहानी थी जो दिखाती है कि कैसे एक देश अपनी फसल और अपनी अर्थव्यवस्था के उत्तेजन से गुजर रहा हो और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी की नई राह ढूंढने की शुरुआत की थी। आज भी जब हम हिस्ट्री के पेजेस पलटते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है, ब्रिटेन का आयरलैंड के साथ जो व्यवहार था। जब आयरलैंड भूखमरी से जूझ रहा था, जब हर गली में लाशें पड़ी थी, तब ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, एक ऐसे समय में यह पूरा देश भूख और बीमारी से टूटा हुआ था। एक ताकतवर देश के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने आयरलैंड को मरने के लिए छोड़ दिया। इस वक्त आयरलैंड ब्रिटिश रूल के अंडर था, लेकिन वहाँ के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ब्रिटिश एम्पायर के पास अपने कॉलोनीज में अनाज था, उनके पास पैसा था, मगर उन्होंने आयरलैंड की मदद नहीं की। वो उन्हें सिर्फ उनकी भूख देखकर छोड़ देते थे। क्या ये अनफेयर नहीं था? जब एक देश का हर एक नागरिक मरने के कगार पर हो और दूसरा देश अपने ही लोगों को इग्नोर करे। ये एक ऐसी छुपी हुई तबाही थी जिसमें ब्रिटिश एम्पायर की निग्लेक्ट और आयरलैंड के लोगों के दर्द का बेहतरीन मिसाल मिलती है। आयरलैंड की ये भूखमरी की कहानी सिर्फ एक भूख से लड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसमें एक ऐसा पावर इम्बैलेंस था जो आज भी हिस्ट्री में लिखा है। अगर ब्रिटेन ने आयरलैंड की मदद की होती तो शायद इतनी बड़ी तबाही ना होती। ये एक कहानी है जो ये साबित करती है कि जब एक देश अपने ही लोगों के प्रति इतना इनसेंसिटिवली व्यवहार करता है तो उसका अंजाम कैसा होता है। आयरलैंड की इकोनॉमी एक वक्त सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट थी, आलू यानी पोटैटो। 19वीं सदी में जब आयरलैंड की इकोनॉमी अपनी जिंदगी का सफर तय कर रही थी, तब 80% जमीन पर सिर्फ आलू उगाया जाता था। आलू इतना जरूरी था कि देश का हर व्यक्ति इस पर अपनी जिंदगी निर्भर करे बैठा था। आप सोचिए, एक देश जो अपनी जिंदगी के हर पल को एक ही चीज पर आधारित करे, अगर वही चीज एक दिन खत्म हो जाए तो उसका क्या होगा। ये वही वक्त था जब आयरलैंड में पोटैटो ब्लाइट ने अपना करार पाया, एक फंगल इन्फेक्शन जो धीरे धीरे आयरलैंड के हर खेत में फैल गया। पहले तो कुछ नुकसान हुआ, फिर धीरे धीरे ये बीमारी पूरे देश को अपनी चपेट में ले गई और जब 1846 तक 100% पोटैटो क्रॉप खत्म हो गई तो आयरलैंड की इकोनॉमी सिर्फ एक दिन में गिर गई। जब आपके पास एक ही चीज हो जो आपके जीने का जरिया हो और अगर वही चीज खत्म हो जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। आयरलैंड ने एक ऐसी समस्या का सामना किया जिनके पास ना कोई ऑल्टरनेट क्रॉप थी और ना किसी और चीज पर उनकी जिंदगी निर्भर था। इस एक ही चीज पर डिपेंडेंट रहने की वजह से आयरलैंड का पूरा देश तबाह हो गया। जब आलू नहीं था तो ना सिर्फ भूख थी बल्कि पूरे देश का आर्थिक ढांचा टूट गया। ये एक ऐसा लेसन था कि कभी भी अपनी इकोनॉमी को एक ही चीज पर डिपेंडेंट ना बनने देना चाहिए। जब भूखमरी ने आयरलैंड को अपने लपेट में लिया तब उसने एक और बड़ा प्रभाव छोड़ा, मास एमिग्रेशन, यानी एक बड़े पैमाने पर लोगों का देश से भाग जाना। आयरलैंड के लोगों के लिए ये एक आखिरी रास्ता था। भूख, बीमारी और आर्थिक तबाही से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के नए रास्ते ढूंढने के लिए अपने देश को छोड़ दिया। सबसे बड़ा माइग्रेशन अमेरिका की तरफ हुआ। आप सोचिए, एक देश जहां लोग अपने घर से बाहर तक जाने से डरते थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश की तरफ भागना पड़ता है। 1860 तक अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स 81% आयरिश थे। ये एक ऐसा माइग्रेशन था जो न सिर्फ आयरलैंड की तबाही को दिखाता है बल्कि एक नए जीवन की तलाश भी थी। ये एक ऐसा फेज था जब लोग अपनी जिंदगी को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर नए देशों की तरफ भाग रहे थे। आयरलैंड से भागकर जाने वाले इन लोगों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपने नए घरों
में नए सपने भी सजाए। लेकिन ये भी सच था कि अपना देश छोड़ना और नई जगह पे अपने लिए जिंदगी ढूंढना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। ये मास इमिग्रेशन एक ऐसी कहानी थी जो दिखाती है कि एक देश के लिए जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो अपने जीने के लिए लोग कहीं भी चले जाते हैं। ये एक बड़ा उदाहरण था कि किस तरह एक आर्थिक तबाही इंसान को अपने देश को छोड़कर नई राहें अपनाने पर मजबूर कर सकती है। जब आयरलैंड ने 1922 में अपनी आजादी हासिल की तब उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन ये आसानी से नहीं हो सकता था। आजादी मिलने के बाद आयरलैंड को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालना। पूरे देश में गरीबी थी और एक नफरत भी थी जो ब्रिटिश रूल के वक्त छुप कर चलती थी। अब उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को खुद से संभालना था और ये कोई आसान काम नहीं था। इस दौरान 1930s का ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में अपनी चादर फैला रहा था। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं गिर रही थी, नए जॉब्स नहीं थे और हर तरफ एक छाई हुई उदासी थी। आयरलैंड भी इस डिप्रेशन से बच नहीं पाया। ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी भी टूट गई थी और आयरलैंड को फिर से एक नए दर का सामना करना पड़ा। लेकिन आयरलैंड के पास अपने एक विजन के साथ चलने की हिम्मत थी। इस समस्या से निकलने के लिए उन्होंने अपना फोकस बदल दिया। उन्होंने सोचा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को जिंदा रखा जाए और इंपोर्ट पर डिपेंड करना कम किया जाए तो शायद एक नया रास्ता मिल सकता है। ये एक सोच थी जो एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को नए दौर में ले जाने वाली थी, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर उन्होंने और भी बड़े रिफॉर्म्स किए जिन्होंने उनकी इकोनॉमी को दूसरे देश के कंपैरिजन में काफी सुधार दिया। आयरलैंड की कहानी के ये दिनों में हर घटना एक नए बदलाव का सबब बन रही थी। 1960s में आयरलैंड ने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से संभालने का एक नया तरीका अपनाया जो आज भी दुनिया भर के इकोनॉमीज के लिए एक मिसाल है। उस समय आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर शॉन लोमास और इकोनॉमिस्ट टी.के. विटेकर ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो देश को नई उड़ान दे सकता था। ये प्लान था एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का जिसमें उन्होंने नए लॉज और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए ताकि आयरलैंड को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाया जा सके। उन्होंने सबसे पहले बड़ी कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया जो पहले नेशनलाइज थी। इससे मार्केट में कंपटीशन आया और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना आसान हो गया। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नए टैक्स लॉज बनाए गए जो बिजनेसेस को और ज्यादा फायदा देने वाले थे। नए टैक्स सिस्टम से फॉरेन कंपनीज को अपने बिजनेस ऑपरेशंस आयरलैंड में शिफ्ट करना फायदेमंद लगा और जब शेनन फ्री जोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो दुनिया का पहला मॉडर्न फ्री ट्रेड जोन का निर्माण हो गया जहाँ पर किसी भी कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस एक कदम ने आयरलैंड को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन को अपने दोस्तों की तरह अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए आयरलैंड की तरफ खींचा। ये 1960s के रिफॉर्म्स थे जो एक पुरानी और गरीब इकोनॉमी को नए दौर की तरफ लेकर जा रहे थे। सिर्फ 6 सालों में उन रिफॉर्म्स का असर दिखना शुरू हो गया और आयरलैंड ने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से जिंदगी दी। ये एक ऐसी कहानी थी जो सबको ये सिखा रही थी कि अगर सही सोच हो तो कोई भी देश अपनी किस्मत को बदल सकता है। 1990s तक आयरलैंड अपनी इकोनॉमी को एक नए दौर में लेकर आया था। ये वही डिकेड था जब आयरलैंड की इकोनॉमी ने एक इकोनॉमिक बूम देखा। इस बूम की शुरुआत 1993 में हुई जब आयरलैंड ने यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट का हिस्सा बनना शुरू किया। इस डिसीजन का इफेक्ट पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा। आयरलैंड के पास अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो अपने गुड्स और सर्विसेज को बिना किसी रुकावट के यूरोप के हर कोने तक भेज सकता था। ये सारे रिफॉर्म्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी आयरलैंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। लो टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस फ्रेंडली लॉज और शेनन फ्री जोन के जैसे इनिशिएटिव्स ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को आयरलैंड में अपने ऑपरेशंस शुरू करने के लिए बुलाया। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसे बड़े टेक जायंट्स ने अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में एस्टेब्लिश किए और ये एक ऐसा सिग्नल था कि आयरलैंड सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया था। इस दौरान आयरलैंड की जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गई। ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी कि जहां एक देश ने अपने हार्ड वर्क, विजन और राइट पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमीज में शामिल किया। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा थे और सबसे खास बात ये थी कि लोग अपनी पुरानी लाइफ से निकलकर नई अपॉर्चुनिटीज के साथ अपनी जिंदगी में नए रंग भर रहे थे। ये कहानी सिर्फ आयरलैंड की नहीं बल्कि हर उस देश की कहानी हो सकती है जो अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखकर अपनी इकोनॉमी को नए तरीकों से सुधारता है और अपनी जगह ग्लोबल स्टेज पर बना लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।